चलिए जी। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था, दैट इज चैप्टर नंबर 8 अबाउट द डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिसमें हम लोग पहला सेक्शन अपना कंप्लीट कर चुके थे 123। और मेरी लास्ट प्रोविजन आप लोगों के साथ जो गोइंग ऑन थी, दैट इज सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा क्या करवाना, डिपॉजिट। हमने कल लास्ट लेक्चर काफी सारी बातें और न्यूमेरिकल भी अपने आप में एक डिस्कस किया, जिसमें आप लोगों ने एक अमाउंट निकालनी सीखी कि सर मैक्सिमम अमाउंट आपकी परमिसिबल कितनी है। अगर आपको रिजर्व्स में से अमाउंट यूज करनी पड़ गई तो आप कितना पैसा यूटिलाइज कर सकते हो। दैट इज रूल नंबर 3। और उसी के बाद ये कहा गया था, अगर डिविडेंड आप लोगों का डिक्लेयर हो जाता है, डिक्लेयर होने से 5 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को पैसा अलग निकाल कर एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर क्या करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे, जिसका मोटिव इज वेरी क्लियर। और मैंने उन अकाउंट को एक नाम भी दिया था, दैट इज कॉल्ड एज एस्क्रो अकाउंट, स्पेशल पर्पस अकाउंट, जिनका मोटिव ही क्या है, सर डिविडेंड यहां पे रखा गया, डिविडेंड यहां से बटेगा और अल्टीमेट अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद। लॉजिकली होना क्या चाहिए, जितना डिविडेंड आप लोगों ने निकाला इस अकाउंट के अंदर रखा, वो तो सारा का सारा पे हो जाना चाहिए। और डेज भी हमें जो पेमेंट के लिए बताए गए थे, वो कितने डेज बताए गए, 30 डेज। कि सर डेट ऑफ डेक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर पर्टिकुलरली आपका ये डिविडेंड यहां से पे आउट हो जाना चाहिए। पेमेंट को लेकर कल वर्ड आया, पे किसको करें, टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या जिसको वो कहेगा, या उसके बैंकर को। और पेमेंट भी अगर आपने करनी है तो पेमेंट किसमें होगी, इन कैश, दैट इज नॉट इन काइंड। इन काइंड कुछ नहीं होगा, कैश में होगा। मेरे चाहे बाय चेक दो, इलेक्ट्रॉनिकली दो, इवन द डिविडेंड वारंट देना भी अपने आप में क्या है, पॉसिबल। सर डिविडेंड वारंट अपने आप में क्या चीज होती है, जस्ट लाइक अ कूपन्स, वाउचर्स, जैसे आप आजकल पेड वाउचर्स कहते हैं अमेजोन के एंड ऑल के। ये कंपनी की ओर से एक डिविडेंड वारंट है कि हमने लिख के दे दिया कि दैट पर्सन इज एंटाइटल टू 5,000 डिविडेंड, हमने आपको दे दिया। ये मान लो कैश नहीं दिया, भरोसा दिया कि आपको जब चाहिए होंगे हमारे पास आना, हमसे 5,000 रुपये एंटाइटलमेंट्स ले जाना, दैट इज ऑल्सो पेड। हमारे अकॉर्डिंग तो वो कैश ही है। एंड फिर वर्ड आया कि सर अपन ने कल डेज काउंट करने की बात करी थी कि जी 5 दिन कैसे काउंट करते हैं, 30 डेज हम कैसे काउंट करते हैं, जिनमें वर्ड क्या आया, फर्स्ट डे। जब से तुम कैलकुलेट करोगे द फर्स्ट डे कभी भी गिनती में काउंट, और जो तुम्हारा लास्ट डे बनेगा, 30th डे, 5th डे, वो आपकी गिनती में क्या होंगे, काउंट होंगे। अपन ने कल एग्जांपल सी हाइपोथेटिकल बनाई थी, मैं आज भी थोड़ी सी बना लेता हूं एक एग्जांपल। आप ये बताओ, लेटेड बी एग्जांपल के तौर पे, मेरी जो एजीएम की डेट है, मैंने सर पर्टिकुलरली जो एजीएम है जी 20 सितंबर को करवा दी। 20 सितंबर को मेरी एजीएम थी। क्या पहली बात फिजिबल है, बिल्कुल सर। क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स के अंदर आपकी एजीएम होनी चाहिए। 6 मंथ्स, डेज नहीं कहा, मंथ्स। मंथ्स मतलब कंप्लीट मंथ्स, नो मैटर्स 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, कोई मैटर नहीं। जहां वर्ड चले मंथ, मंथ टू मंथ, और जहां चले वर्ड डेज, वहां पे डे टू डे, देन मैटर्स हाउ मेनी डेज इन दैट मंथ, 30 दिन है, 31 दिन है, जितने भी। अब आपने 6 मंथ्स कहा था, तो मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सर आपकी लास्ट डेट टू होल्ड द एजीएम इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनीज, इन केस ऑफ गोइंग ऑन कंपनीज, नॉट द फर्स्ट एजीएम, गोइंग ऑन कंपनीज के लिए 6 मंथ्स, 30 सितंबर आपकी लास्ट होनी चाहिए थी। आप तो विद इन द टाइम करवा रहे हो, बढ़िया। इस एजीएम पे डिविडेंड को डिक्लेयर करना इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस जो ये आप करेंगे, इसके लिए मेंबर्स को क्या पास करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन भी कौन सा, ओआर। चलो डन, सब कुछ हो गया। आपने 20/9 को आपके मेंबर्स ने ओआर पास कर दिया, जिसमें इन्होंने रेट कितना डिक्लेयर करा ऑफ द, जो भी इनकी पेड अप इक्विटी बनती होगी, अल्टीमेट इनकी अमाउंट बन गई जी, अमाउंट बन गई, लेट इट बी 10 लाख। कितनी बन गई, हाइपोथेटिकल एग्जांपल 10 लाख बन गई। नाउ व्हाट्स द ड्यूटी, व्हाट्स द कंपनीज ड्यूटी, ये 10 लाख रुपए जो आपने क्या करा है, डिक्लेयर। ये 10 लाख रुपए आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसफर, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और वो भी स्केड्यूल्ड बैंक, स्पेशली मेंशन स्केड्यूल्ड बैंक। क्लियर।
हमने यहां पे प्रोविजन पड़ी थी यहां से कितने दिन, तो 5 डेज काउंट करेंगे क्या 20 दिन आएगा, 20 तारीख आएगी नहीं, 21, 22, 23, 24 और 25 सितंबर तक ये पैसा पर्टिकुलरली आपका अलग हो जाना चाहिए। पे नहीं कहा, अलग हो जाना चाहिए कि अकाउंट ओपन करवाओ, 5 दिन के अंदर पर्टिकुलरली आपको क्या करवाना पड़ेगा, सेपरेट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। डन सर। अब मैंने अलग कर दिया, अकाउंट खुलवा लिया, व्हाट टू डू नेक्स्ट, कहते इसको पे करो। पे करने के दिन क्या है, 30 डेज। 30 डेज कहां से, 25 से या 20 से, 20 से डेट ऑफ डेक्लेरेशन। डेट ऑफ डेक्लेरेशन से ही स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम, वहीं से 5 दिन, वहीं से 30 दिन। सर यहीं से 20/9 से कितने दिन, 30 डेज, कितने दिन, विद इन 30 डेज ये जितना भी डिविडेंड है, ये डिविडेंड आपका क्या हो जाना चाहिए, पेड। एग्जाम्पल 20/9, 20/9 से 30 डेज काउंट करो, 20/9 से 20 तारीख से ही कितनी बनेगी, 10 बचे सितंबर के, 20 किसके आए, अक्टूबर के। सर ये लास्ट डेट बताना 20, हाँ जी भाइयों सही चल रहा है, 20 अक्टूबर तक ये डिविडेंड आपका पे हो जाना चाहिए, होना तो यही चाहिए। समहाउ हम 10 लाख रुपए में से 8.5 लाख तो बांट दिए, जिनका जो जो डिविडेंड बनता था हमने दे दिया। इस अकाउंट में जी कितना पड़ा रह गया, 1.5 लाख, विच इज कॉल्ड एज अनपेड। इसमें दो सिनारियो होते हैं, अनपेड अनक्लेम्ड। हम तो जी बंदा ढूंढ रहे, मिला ही नहीं, अनक्लेम्ड। या हमारी ओर से क्या है, अनपेड, हमने ही नहीं दिया। मैं कहा मेरी बात समझ, तेरी सब बात ठीक है, अनपेड हो, अनक्लेम्ड हो, अगला लेने ही आया, तुम ढूंढते रह गए, वट एवर, पे तो नहीं हुआ। वो जो अकाउंट आपने पहले ओपन करवाया था उसकी वैलिडिटी थी ही कितनी, 30 दिन। जितना पे हो गया बढ़िया, जितना पे नहीं हुआ अब ये वहां नहीं रहेगा, अब ये वहां नहीं रहेगा। वो लास्ट डेट कौन सा था आपका, 20 अक्टूबर, जब तक वो पे हो जाना, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ ना, अब ये पैसा वहां नहीं रहेगा, वहां से विद इन कितने दिन, 7 डेज। एक आपको क्या ओपन करवाना है, अनपेड, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा। पहले वाला बंद हो जाएगा, ये नहीं पहले वाले का नाम चेंज कर देंगे, सर अलग अलग है, उसकी लाइफ अलग थी, उसकी लाइफ अलग है। अब ये 1.5 लाख रुपए जो तुमने नहीं दिया, यहां से निकालो, 7 दिन के अंदर नया अकाउंट ओपन करवाओ और अल्टीमेट उसमें ट्रांसफर कर दो। बट ये वो पुराने वाले में नहीं रहेगा। अब यहां से 7 डेज काउंट कर, 20 अक्टूबर है, 20 तो काउंट नहीं होगी, 21, 22, 23, 24, 25 और ये अकाउंट तेरा कब तक खुल जाना चाहिए, ये पॉइंट, 27 अक्टूबर तक पर्टिकुलरली आपको ये अकाउंट ओपन करवाना है बाय द नेम कॉल्ड एज अनपेड। और वो सारा जो बैलेंस आपका उसमें अनपेड या अनक्लेम्ड है वहां नहीं रहेगा, यहां ट्रांसफर करो। कहते सर आपको श्योरिटी है 7 दिन में ये कर देंगे, मैं कह नहीं करेंगे तो पेनल्टी खुद झेलेंगे, मेरा थोड़ी कुछ जाएगा। मैं तो अल्टीमेट क्या करूंगा, देख ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, रख तो सकते नहीं। एक चीज समझ लेना, कंपनी ने जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, वहां से अमाउंट कंपनी से तो जाएगी ही जाएगी, पहुंचेगी किसके पास देखेंगे, वापस लौट कर नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। मान लो जी कुछ लोग पर्टिकुलर डिविडेंड नहीं लेने आए, ना लेने आए, कंपनी उन पैसों को हाथ नहीं लगा सकती, अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती। ये जिस दिन डिक्लेयर हुआ था ना, उसी दिन क्या बन चुकी थी, लायबिलिटी बन चुकी थी। अब ये अल्टीमेट जाएगी ही किसको, लोगों को। और अगर वो बंदा ट्रेसेबल नहीं है, जिसका कोई नहीं, उसकी सरकार, सरकारी खाते में जाएगा। बट ये वापस लौटकर कभी भी कंपनी को नहीं मिलेगा। कंपनी तो लायबिलिटी, कंपनी तो अपना ऑब्लिगेशन टेकअप कर चुकी, और ये ऑब्लिगेशन खत्म कब होगा, पे करने भी होगा। अब ये बताओ जी पे किसको करें, मैं कहा जी मैं तो पर्सन ढूंढ रहा हूं,
मैं तो कब से पैसे लेके बैठा हूं, मेरे तो गले में ढोल डला हुआ है लाइबिलिटी का, कब उतरेगा। मैं तो इतने रिमाइंडर दे दिए, कॉल दे दिए, भाई अपना डिविडेंड आके ले जा, आ ही नहीं रहा। कहते पहली चीज, ये उस अकाउंट में नहीं रहेगा, एक अलग अकाउंट खुलवा जिसका नाम ही क्या होगा, अनपेड। अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर आपने इसको क्या करवाना है, डिपॉजिट करवाना है। डिले करेगा ट्रांसफर करने में, डिले करेगा विद इंटरेस्ट, फिर तुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट कंपनी वन थिंग हैज टू मेक क्लियर, ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। विद इन दिनों में कर लेगा, 7 दिन में कर लेगा, तो भाई 7 दिन तुम खुद ही दे रहे, 7 दिन तुम खुद ही दे रहे। बाकी जितना डिले करेगा, सेकंड क्वेश्चन जो पेपर में पूछता है, मान लो इसने लगा दिया 12 दिन, कितने लगा दिए, आपको इंटरेस्ट रेट बताया गया कितना सर, 12%। डू इट मीन 12 दिन का ब्याज जमा करवाना पड़ेगा, 5 दिन। कारण 7 डेज का टाइम तो खुद किसने दिया था, लोन कि जी 7 डेज के अंदर अकाउंट ओपन करवाओ एंड अल्टीमेटली अपनी अमाउंट ट्रांसफर कर दो। जितना डिले करेगा, जितना डिले, कितने दिन हुआ, 5, 7 दिन तो किसकी ओर से अलाउड थे, लोन। इन दैट केस आपको 5 दिन का, और 12% फ्लैट नहीं है, 12% पर एनम, दिन मंथ जो बनेंगे उतने दिन का ब्याज आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है जी प्रोविजन पे, सुनो। सबसे पहला पॉइंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट को लेकर, डिविडेंड डिक्लेयर्ड है बट रिमेनिंग क्या है जी, अनपेड। रिमेनिंग क्या है, इस चीज के कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन इज ट्रांसफर रिक्वायर्ड। कहते सर ये आपने ट्रांसफर करना कितने दिन में, बताया तो था। इफ अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट इट रिमेन्स अनपेड, और दोनों में फर्क है। अनपेड मतलब हमने नहीं दिया, अनक्लेम्ड मतलब अगला लेने नहीं आया, हम तो कब से उसको रिमाइंडर भेज रहे हैं, बंदा ही नहीं मिल रहा। ये एक्सक्यूजेस बाद में देखेंगे, पर पहले वो खाता क्लियर कर, उसमें नहीं पैसे रखने, वो अलग जाएगा। और कितने, फॉर 30 डेज हो चुके आपने पे नहीं करा, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। सर वेयर टू ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर करें, द अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड शेल बी ट्रांसफर टू अ, कहां पे, स्पेशल अकाउंट इन एनी, किसी स्केड्यूल्ड बैंक में, किसी स्केड्यूल्ड बैंक में, बट एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर आपको ये अमाउंट क्या करवानी पड़ेगी, डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। एंड सच अकाउंट शेल बी कॉल्ड एज, उस अकाउंट का नाम क्या होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यस, द टाइम लिमिट फॉर ट्रांसफर, हाँ जी वंश पढ़ना बच्चे, सच ट्रांसफर शेल बी मेड विद इन 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration। जिस दिन से डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज खत्म होंगे, 30 डेज खत्म होते ही 7 डेज, आप चेक कर लो, अपन ने वही तो लिमिट बनाई। एक बात बता, जो तेरा ये 27 अक्टूबर बन रहा था, कैसे बन रहा था, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज, 30 डेज खत्म होने से 7 डेज के अंदर आपको पर्टिकुलरली ये अमाउंट ट्रांसफर करनी है टू द अकाउंट। सर इंटरेस्ट फॉर, पढ़ो जी, इंटरेस्ट फॉर, interest at the rate 12% per annum is payable by the company for delay in making such, और जितना डिले करेगा, जितने दिन डिले करेगा, तुझे विद इंटरेस्ट ये अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सर सच इंटरेस्ट shall endure, yes please, the benefit of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid। एक बात बताओ, एग्जाम्पल तेरा वो कितना था, 1.5 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे 8.5 तो बट गया था 30 दिन में, 1.5 नहीं बटा। कंपनी ने लगा दिए जी 15 दिन, कितने दिन लगा दिए, कब से, 30 डेज निकलने के बाद, जबकि अलाउड कितने थे, 7। इसने 15 दिन लगा दिए ये अकाउंट ओपन करवाने में, तो इस पे क्या पड़ा होगा, इंटरेस्ट, कितने दिन का, हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल, इसको एट द रेट, सॉरी एट द रेट 12%, एट द रेट 12% फॉर कितने दिन का, लेट इट बी एग्जाम्पल, इसको इंटरेस्ट पड़ गया जी अराउंड राउंड 800। चल एग्जाम्पल, अकाउंट में पैसा जमा कितना होगा, 1,50,800, बट कंपनी की लाइबिलिटी तो थी कितनी, 1,50,000। कहते फिर इस 800 का क्या करें, कहते ले इस 800 का करना क्या, जिस प्रपोर्शन में तुम क्या दोगे, 1.5 लाख,
ये भी तो किसी लोगों का होगा, ये भी तो किन्हीं लोगों का होगा। उल्टा जो इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट कंपनी उस अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगी डिले इन ट्रांसफर के कारण, वो ये भी उनमें बांट देना। कंपनी थोड़ी रखेगी। जिन लोगों का 1.5 लाख है उन्हीं का वो 800 रुपए, अपने अपने प्रोपोर्शन में जिस जिस अमाउंट में आपका बनता है उतना उतना इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आपको ही साथ में मिलेगा। मतलब अब कंपनी के ऊपर दो चीजें होगी पे आउट करने वाली, एक तो डिविडेंड, वो तो देना ही देना है, प्लस कोई इंटरेस्ट भी अगर पड़ा होगा वो भी देना पड़ेगा साथ में, वो इन्हीं का तो है। उसी 1.5 लाख के ऊपर तो क्या लगा, इंटरेस्ट। तो जिनको 1.5 लाख मिलेगा उन्हीं को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स। अब पॉइंट ये, तुमने 10 लाख रुपए निकाला था, तुझे तो भी पता था किन का है। 10 में से 8.5 पे हो गया, कितना रह गया, 1.5, जिसको एक अलग अकाउंट में रखा गया है। क्या तुम कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनाओगे कि ये 1.5 लाख रुपए किनका है? कौन वो लोग हैं जिनका अनपेड या क्या है, अनक्लेम्ड? क्या एक लिस्ट, एक स्टेटमेंट बनाना अपना नहीं बनता? बिल्कुल बनता है जी। क्योंकि कल को उनको फिर अप्रोच करेंगे, फिर उनको मिलेंगे, भैया अपना डिविडेंड ले जाओ। ये तो वो चीज है सर, कंपनी अपने पास पैसे रखते हुए भी ना यूज ही नहीं कर सकती। हम तो कह तो रहे हैं, मेरा तो मेरे भाई ऑब्लिगेशन है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, ले जा पैसे अपने। मैं तो कब का संभाल के बैठा हूँ अपनी बैलेंस शीट्स में एंड ऑल में। हर बार मान लो 1 साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, मेरी तो बैलेंस शीट में लटका पड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ ले जा मेरे भाई, कितने रिमाइंडर्स दूं? बट वो कब होगा, पहले स्टेटमेंट तो तैयार कर। कहते जी स्टेटमेंट कितने दिन में तैयार करनी है, डिटेल्स कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स, किन लोगों का वो पैसा है, कितने दिन में, दैट इज विद इन 90 डेज। 90 डेज कहां से, 90 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा एक बात बता, ट्रांसफर करने के कितने दिन थे, 7 डेज। क्या जरूरी है कि 7 दिन में ही करा होगा? क्या पता पहले करा हो, क्या पता बाद में। हमारे मुताबिक प्रोविजन कब से है? सर जिस दिन भी आपने ट्रांसफर करा होगा ना, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर आपको पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, जिसमें आप उन लोगों की डिटेल्स, उनके पर्टिकुलर्स क्या करोगे, मेंटेन करोगे कि किन लोगों का पैसा। एंड सच सच स्टेटमेंट टू बी प्लेस्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट एज वेल। कंपनी की वेबसाइट पे डालो, भूला भटका कहीं हमारी वेबसाइट देखे, उसको पता लग जाए कि मेरा डिविडेंड पेंडिंग है, पेंडिंग वालों में मेरा नाम लिखा हुआ है, तो जहां से भी आ जाए, आ जाए और अपने पैसे ले जाए। ये पहली बात ना, ये अनकंडीशनल लायबिलिटी है। मैंने कौन सा जानबूझ के रखा हुआ है, मैं तो देने को तैयार बैठा हूं। आप लोग ही नहीं आ रहे अपना पैसा लेने, हम क्या करें? पढ़ो, द कंपनी शेल, हाँ जी। Company shall prepare a statement containing the names, their last known अच्छा, addresses. वाई लास्ट नॉन एड्रेस? व्हाट डू मीन बाय द लास्ट नॉन एड्रेस? उनका करंट एड्रेस क्यों नहीं? अगर करंट एड्रेस होता तो पहुंचा ही ना देते। कि सर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो उसका लास्ट नॉन एड्रेस था, हमने तो बथेरी बार अप्रोच कर लिया। अब आज की दुनिया में पता नहीं कहाँ रहता है वो, कहाँ नहीं। हमारे मुताबिक तो लास्ट नॉन एड्रेस ये था। आगे, एंड द अमाउंट ऑफ और कितनी अमाउंट उसकी बनती है। ये तीन चीजें, तीन चीजों में, नंबर वन नेम, नंबर टू लास्ट नोन एड्रेस, एंड तीसरा अमाउंट। एंड द कंपनी शैल प्लेस सच स्टेटमेंट ऑन द, कहां पे, कॉमन सेंस वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड सच अदर वेबसाइट एज मे बी अप्रूव्ड बाय द। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई और वेबसाइट बताई हुई है, आपको ये उन डोमेन्स पे भी, उन वेबसाइट्स पे भी क्या करनी है, अपलोड करनी, कि भूला भटका कहीं से आ जाए, आ जाए पर पैसे ले जाए अपने। आगे, पेमेंट फ्रॉम द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी, हु, सर ये तो मेरे पैसे हैं, और तेरी को तो ढूंढ रहे थे, अब हो चाहिए तुझे, चलो भूला भटका आया तो सही। क्योंकि मैं बेचारे के लिए कस्टडी लेके बैठा हूं, ना मेरे को काम आ सके, पैसे तेरे ही हैं, लेने भी तूने हैं। अल्टीमेटली मैं तो कब का याद कर रहा हूं, कितने रिमाइंडर भेजे, तू मिला ही नहीं। A person who claims to be entitled to the unpaid dividend transfer to the unpaid dividend account may apply to the कंपनी के पास आओ, अप्लाई करो और अपना डिविडेंड ले जा जो तेरा बनता है। मे अप्लाई टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सच अमाउंट। व्हाट डू मीन बाय सच अमाउंट?
जितना उसका डिविडेंड प्लस, अगर अगर वो डिले वाला कंसेप्ट होगा तो, नहीं तो जो डिविडेंड की अमाउंट बनती है भाई पैसे ले जा जो तेरे बनते हैं। और सबसे बड़ी मेन चीज, शुक्र मना, पैसा मेरे पास ही है, कंपनी के पास ही है। कहते सर व्हाट डू मीन बाय दैट? एक प्रोविजन अभी मैंने क्या बताई थी, जिसका कोई नहीं, उसकी सरकार। मैं तो एलिजिबल हूं ही नहीं, मेरे पास भी कुछ टाइम के लिए ही पैसा ये मेरे पास पड़ा रहेगा, नॉट इनडेफिनेट पीरियड, पुश्तों पुश्तों तक, जन्मों जन्मों तक, इतना संबंध नहीं है। 7 साल, कितने, 7 इयर्स तक वो अमाउंट मेरे यहां अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ी रहेगी। आ गया तो ठीक, ले गया तो ठीक। नहीं, सरकार ने क्या कहा, अभी इसके 7 साल हो गए, आया नहीं लेने, सारी डिविडेंड की अमाउंट उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दे, हमारे खाते में। अकाउंट का नाम क्या बोल दिया, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जनहित में या अपने हित में, वो देखेंगे सरकार की मर्जी, कहीं तो जाएगा अल्टीमेटली। कि आप नहीं रखोगे जी, बहुत टाइम हो गया, बथेरे रिमाइंडर भेज लिए, बहुत तूने स्टेटमेंट डाल ली, नहीं आया ना, हमें देते। कहते सर डू इट मीन कि वो उसका लैप्स हो गया, डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, तू मेरे को दे, मैं देख लूंगा, मेरे पास आ जाएगा। कम से कम जैसे पिछले वाले केस में क्या कहा, मे अप्लाई टू द कंपनी, तब तक पैसा पड़ा ही किसके पास था, कंपनी। अनपेड था, कंपनी के पास ही था। बट यहाँ पे अब पैसा किसके पास है, कोई नहीं। एविडेंस ले आएगा, मुझे दिखा देगा, मैं कौन सा जवाब दे रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे पास आए, प्रूफ शो करे कि मेरा डिविडेंड बनता था, आप अल्टीमेटली मेरे से क्लेम कर लेना। नहीं तो अदरवाइज ऐसा गुमनाम पर्सन जो बेचारा आया ही नहीं, उसको पता ही नहीं, फिर इन दैट केस ठीक है, जिसका पैसा, फिर इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्टर्स के हित में लगा दो, और क्या करें। ये भी कब तक मेंटेन करके रखें? पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, पैसा वापस नहीं आएगा कंपनी के पास, आगे ही जाएगा। या तो किसको जाएगा, शेयर होल्डर को, या किसको जाएगा, गवर्नमेंट। बस पॉइंट ये है, तुम अगर भूले भटके रह भी गए, किसको अप्लाई करोगे सर, ना ना, किसको अप्लाई करोगे, डिपेंड्स, पड़ा किसके पास है। सर अगर तो कंपनी के पास ही होगा तो मैं कंपनी को अप्लाई करूंगा, अगर उसने भी सरकार को ट्रांसफर कर दिया होगा, मैं सरकार के पास जाऊंगा, अथॉरिटी के पास जाऊंगा, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इनके पास जाएंगे, जो अथॉरिटी होगी, कागज पेश करूंगा, मेरा जो डिविडेंड बनता है मुझे वापस करेंगे, और बिल्कुल होएगा, बिल्कुल मिलेगा, इस बात से निश्चिंत है। पर कई होते हैं लेने आते ही नहीं। तो ठीक है, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन में लग गया, लग गया, क्या करें। नाउ पढ़िए, डिविडेंड रिमेनिंग, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आएंगे। पहला, डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड इन किसमें, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कहते हैं सर आपकी बात मैं समझ तो रहा हूं कि आपका डिविडेंड जी अनपेड है, अनपेड भी कब तक, अब मैं सदियों के लिए संभाल के थोड़ी रखूंगा। लॉ ने मुझे पर्टिकुलरली क्या कहा सर, कि जब मैक्सिमम उस साल के लिए, जिस साल का भी डिविडेंड है, 7 इयर्स वेट करोगे, नॉट मोर देन 7 इयर्स। बहुत हो गया, बहुत रिमाइंडर्स हो गए, स्टेटमेंट्स चली गई, अब आपको दोबारा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रांसफर टू द, पहली बात तो इसका नाम ही बोला, ट्रांसफर टू फंड का मतलब ही क्या है, IEPF, सेक्शन 125 जो इसके आगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। पढ़िए, एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी, यस, which remains unpaid for 7 years from the date of such transfer शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द, कि अगर उसको 7 साल हो चुके हैं, आए ही नहीं जी पैसे लेने, 7 इयर्स हो गए उस डिविडेंड को ड्यू हुए, कब का पेमेंट का पेंडिंग पड़ा है, हम भी कब तक संभाल के रखें। सरकार कहती है अब आपने रखना भी नहीं है, आप एक काम करो, ये सारे पैसे उठाओ हमें दे दो, लेने होने आएंगे हमारे से आ जाएगा। बट कंपनी को हक नहीं है, कंपनी में गई छोड़ पर दे दे, हमारे तो वैसे ही काम नहीं आ रहे, उल्टा कस्टडी मेंटेन करनी पड़ रही है, संभाल रखनी पड़ रही है कि वो मिस अप्रोप्रिएट ना कर दे, कुछ और ना कर दे, कंपनी पे खामखा आ जाए। हम तो वेट कर रहे हैं, या तो बंदा ले जाए जिसका था, या अल्टीमेटली सरकार। हम तो डिपॉजिट करवा के कम से कम अपना काम खत्म करेंगे, छोड़ पड़े। एंड नेक्स्ट इज
इंटरेस्ट एक्रूड इफ एनी। on such money अब shall ये also पैसा 7 साल भी तो पड़ा होगा, 7 साल में भी तो इंटरेस्ट मिला होगा उसके ऊपर, इफ एनी। बाकी डिपेंड्स अपॉन सेविंग अकाउंट था, करंट अकाउंट था, कौन सा अकाउंट खुलवाया था। मैं तभी वर्ड बोल रहा हूँ ना, इफ एनी, अगर कोई मिला होगा, अगर कोई इंटरेस्ट बैंक की ओर से उसके ऊपर मिला होगा, वो भी तो किसका है, उसी पर्सन का। सर, इंटरेस्ट एक्रूड इफ एनी ऑन सच मनी शेल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द। सरकार ने क्या करा, चलो मान लो, मैं एग्जांपल हाइपोथेटिकली बना रहा हूं, अपना कितना पैसा रह गया था, 1.5 लाख। 1.5 में से जी खिंच तू के बंदे ढूंढे, पता करवाए, जो भी थे लोग, 1.30 तो ले गए, कितना रह गया पीछे, ये नहीं मिल रहा। बथेरा ट्रेस करके देख लिया, ये 7 साल हो गए जी, पर्टिकुलरली ये नहीं मिला। अब इस 20,000 के ऊपर 7 ईयर्स अगर अकाउंट में पैसा रहा है, तो इंटरेस्ट भी तो मिला हो सकता है, हो सकता है। अब करंट अकाउंट में थोड़ी इंटरेस्ट मिलते हैं, इंटरेस्ट किस में मिलेगा, सेविंग्स में। समझे ना पॉइंट। तो दैट डिपेंड्स, अगर होगा तो सर 20,000 प्लस उसका जो भी ब्याज बनता होगा, ये आपने IEPF अथॉरिटी के अंदर क्या करवा देना है, ट्रांसफर करवा देना है। चलो डन। अब मेन थिंग, सरकार को दे रहे हो, और सरकार ने क्या कहा था पर्टिकुलरली, कि जिसका होगा आके मेरे से ले लेगा, तेरे को किस बात की चिंता। मैं कहा जी मुझे तो कोई चिंता नहीं, मेरे पल्ले तो वैसे भी नहीं है, मेरे तो पैसे वैसे भी नहीं है, मैं तो उल्टा इतने साल संभाल ही रहा था। बट यहां कंपनी की एक ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है, किस चीज की स्टेटमेंट, 1.5 लाख के रिगार्डिंग। सरकार को भी बता, कल को मान लो कोई भी आके फॉल्स क्लेम कर ले, किसी को ऐसे उड़ता उड़ता पता लग गया इन्होंने ट्रांसफर करे, कल को जाके मैं खड़ा हो गया, मेरे हैं। सरकार को, अच्छा तेरे थे, ये ले। पहले अगले वेरिफिकेशन नहीं करेंगे कि तेरा पैसा था या, किससे करेगा वेरीफाई, कंपनी से। जो कंपनी ने जब ट्रांसफर करे थे तो मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करी थी, किस तरह की डिटेल्स, सर ये लोग हैं, ये उनका एड्रेस है, ये उनकी अमाउंट है, जो ये 7 साल हो गए अभी तक लेने नहीं। अब कल को जब कोई भी पर्सन ओपनली सामने से आएगा IEPF के पास, हमने क्या करना है, तो एप्लीकेशन भर जो भी तरफ, हम मैच करेंगे रिकॉर्ड के साथ, तेरा नाम मैच करता है कि नहीं, हाँ भी तेरी कितनी अमाउंट है, इतनी अमाउंट है, हाँ बिल्कुल बनती है, ये ले। ऐसे थोड़ी कोई भी पर्सन आया मांग के चला गया। पढ़िए, when making a transfer to the fund, yes please, the company shall furnish to the authority administrating the said fund एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेड फंड, जो भी उस फंड को मैनेज कर रही है, जो कि उसकी कमेटी है, जो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको आपको एक डिटेल्स बनाकर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द, fund कि ये जो अमाउंट हम आपको दे रहे हैं किन लोगों की है, कौन सा पैसा है, किसका कितना बनता है, बताओगे तभी तो कल को गवर्नमेंट आपका पैसा आपको वापस कर पाएगी। गवर्नमेंट को खुद ही नहीं पता, फिर अल्टीमेट फ्रॉड वाले केस होंगे, कोई फॉल्स क्लेम करके ले गया। इसीलिए लॉ ने पहले डेकोरम बिल्कुल सही बनाया, जब अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं लिस्ट भी तो दे किनका पैसा है ये। नाउ, अब कहते जी बिल्कुल ही हद कर दी, अभी तक तो मैं सिर्फ उस शेयर्स के रिलेटेड क्या मांग रहा था, अब क्या मांग रहा हूं, शेयर्स ही दे दो। बट इसमें एक वर्ड है, आपने यहां पे क्या कहा, अगर कोई डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड है फॉर कितने लिए, जो अपनी म्याद, जो अपनी 7 ईयर्स की टाइमिंग खत्म कर चुका, बंदे ने क्लेम नहीं करा, नहीं लेकर गया, आप उसका डिविडेंड, शेयर तो नहीं मांगे, आप उन शेयर्स का डिविडेंड हमारे खाते में जमा करा दो। बट अब यहां पे एक वर्ड दिया गया, कहते अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन 7 कंजेकेटिव, 7 ईयर्स नहीं, 7 कंजेकेटिव ईयर्स, कंजेकेटिव मतलब लगातार, लगातार 7 साल से वो गुमनाम है, मिला ही नहीं, पता ही नहीं कौन है। ऊपर वाले सिनारियो में पता क्या है, अलग अलग ईयर का डिविडेंड है, कोई ले गया, कोई नहीं ले गया, जो 7 साल के लिए पेंडिंग रहे होंगे, सिर्फ डिविडेंड उनका ट्रांसफर करना था कहां पे, IEPF। यहां कहानी क्या चल रही है, सर 7 साल हो गए, लगातार हो गए, बंदा ही नहीं आया, कोई डिविडेंड लेके नहीं गया,
7 कंसेक्यूटिव वर्ड इज, और ये हर केस में नहीं मिलेगा। यहां पे वर्ड क्या है कि 7 साल लगातार हो चुके, वो पर्सन आया ही नहीं, मिला ही नहीं। इन दैट केस कहते एक काम करो, इसका जो कुछ भी है ना सारा बांधो, हमें दे दो। मैं कहा जो कुछ भी है, हाँ डिविडेंड भी। अब उल्टा उसके जो गुमनाम होल्डिंग है, जब बंदा अपने आप को रिवील ही नहीं कर रहा, क्लेम ही नहीं कर रहा, तुम उसके लिए बेनिफिट्स कब तक होल्ड करके रखोगे? आप एक काम करो, वो सारे शेयर जितने उस बंदे के शेयर्स हैं ना, सारे शेयर्स भी उठा के किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो? हम कौन सा मुकर रहे हैं, अगला आएगा हमसे वापस ले लेगा। बट अब कंपनी तो अपना ऑब्लिगेशन खत्म करे। कंपनी बेचारी हर साल क्या करी जा रही है? डिविडेंड ड्यू कर रही है, पैसे इकट्ठे करी जा रही है। और वो बंदा सामने से कौन है? गुमनाम, कोई आ ही नहीं रहा। तो एक काम कर, कहते नहीं किसी के तो पल्ले पड़े, किसी के तो बेनिफिट में जाए। तो एक काम कर, इन्वेस्टर्स के नाम पे डाल दे बस, जनहित में डाल दे। कि फिर तो अल्टीमेटली डिविडेंड छोड़, डिविडेंड जिन शेयर्स पे था, शेयर्स भी ट्रांसफर किसके नाम पे कर दे? आईपीएफ। बट द वर्ड मस्ट भी क्या होना चाहिए? लगातार। लगातार 7 साल अगर वो नहीं आया, फिर डिविडेंड तो छोड़, उसके शेयर्स भी किसके नाम पे जाएंगे? आईपीएफ। पढ़िए, ऑल सच शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, हाँ जी, for which dividend has not been paid हम्म, or claimed for 7 consecutive years shall be transferred by the company in the name of the fund. बिल्कुल। एंड एट द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगेन वही खाना पूर्ति किया, एक स्टेटमेंट बना के दे देना कि किसके वो शेयर्स हैं, ताकि कल को भूला भटका हमारे पास आ गया, हमें ही ना पता हो कि तेरे वाले शेयर्स हम खा रहे हैं, तेरे वाला डिविडेंड हम ले रहे हैं आईपीएफ। तो मुझे एक लिस्ट बना के दे देना किसके वो शेयर्स हैं। पढ़िए, द कंपनी शेल ऑल्सो फाइल अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द, एंड इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर, Any year. बट बीच में कभी आ गया, सारा नहीं लेके गया, कुछ ले गया, पर आ तो गया। इन दैट केस शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, डिविडेंड कोई 7 इयर्स वाला होगा, डिविडेंड कोई 7 इयर्स वाला रिमेनिंग अनपेड होगा, सिर्फ डिविडेंड। ये सिनारियो कब एप्लीकेबल है? 7 साल हो गए, लगातार हो गए, मैंने तो देखा ही नहीं, आया ही नहीं, फिर तो डिविडेंड भी और उसके शेयर्स भी किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो? आईपीएफ। बट अगर इन केस, हाँ जी बढ़िए, इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड For any year during the set period of 7 years, the share shall not be transferred. अगर बीच में कभी आ गया ना, देन अल्टीमेटली शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, कोई डिविडेंड वाला होगा रिमेनिंग अनपेड, कल ही डिविडेंड की अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। दैट इज नाउ, नेक्स्ट वर्ड पे आओ जी, राइट टू क्लेम। ये लिखना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि जिस भी बंदे का वो अमाउंट ट्रांसफर हुआ, जिस भी पर्सन का वो आपने अमाउंट आईपीएफ में डाला डिविडेंड या शेयर्स, कि वो बंदा कभी ले ही नहीं पाएगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली ले सकते हो। पढ़िए, एनी पर्सन हु क्लेम सच शेयर्स, हाँ जी, As have been transferred to the fund, shall be entitled to the claim the transfer of shares हाँ, from बट the पॉइंट ये है कि अब फ्रॉम द कहां से? फंड। पहले कहां थी बात? कंपनी। जब तक मेरे पास था मेरे पास आ जा, एंड 7 साल हो चुके, रिमेनिंग अनपेड है, फिर मैंने तो इसको ट्रांसफर कर दिया होगा। अब मेरे पास नहीं, उनके पास जा। कहते ला उनको कैसे पता लगेगा मेरा? मैंने लिस्ट दी थी, तेरा नाम उसमें लिखा होगा, मेरे भाई वहां जा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कब का ट्रांसफर कर चुका उनको। आगे, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर आपने इस सेक्शन की क्या करी है? कॉन्ट्रावेंशन करी है। पढ़िए, इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद, हाँ जी, any of the requirements of section 124, हम्म, such company shall be liable to a penalty of rupees अब 1 lakh. इसको पढ़ना कैसे है? शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज, और ये ना पेनल्टी की लैंग्वेज ऑलमोस्ट लॉ में क्या चलती है? सेम। इनको अगर शॉर्ट में पढ़ा जाए, वन टाइम आपके ऊपर कितनी लगेगी जी? 1 लाख। और अगर आपका कॉन्टिन्यूइंग फेलियर है, अभी भी नहीं हटे, एक तो तक गलती का एहसास हो गया, गलती सही कर ली, गलती पता भी लग गई, अभी नहीं हट रहे, फिर डबल पेनल्टी होती है। वन टाइम वाली भी वो तो लगनी लगनी है, 1 लाख। कॉन्टिन्यूइंग, अब जैसे मान लो सपोज मैं कह रहा हूं आपने गलती करी है, वन टाइम पेनल्टी तो लगनी लगनी, फिर उस गलती को सुधारो भी तो सही। आप कह रहे हो नहीं, जब लग तो गई पेनल्टी, कर देंगे, कर देंगे नहीं, पर डे के हिसाब से। कॉन्टिन्यूइंग फेलियर अगर हुआ, कॉन्टिन्यूइंग फेलियर अगर हुआ, पर डे के हिसाब से कितने लगेंगे? 5. एक बात बताओ, 1 लाख की नेचर क्या है? कि तूने गलती करी है। 500 की नेचर क्या है? उसको सुधार, उसको सुधार, अभी कर सही। और जितने दिन डिले करेगा,
₹500 पर डे के हिसाब से फिर लगेगा। मतलब तुझे ना कंप्लायंस करवाने में फोर्स कौन करेगा? ये ₹500 पर डे। नहीं, अगला कहता है लग तो गए ₹1,00,000, फिर तो आज क्या, 1 साल बाद क्या, 2 साल बाद क्या कर देंगे? कर देंगे नहीं, कर। कहते क्यों? लिखा हुआ है अगर कॉन्टिन्यूइंग फेलियर हुई, अभी भी नहीं हट रहे, अभी भी नहीं सही कर रहे, शर्म की बात, देन ₹500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट, ड्यूरिंग विच सच फेलियर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, जो कहां तक जाएगी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कहां जाएगी, 10 लाख। अब मेरा कुछ नहीं जाएगा, नहीं करोगे तेरे पे पेनल्टी लगनी है। तू कर, 20 दिन डिले कर, ₹1,00,000 अलग लेंगे, 20 दिन के हिसाब से ₹500 पर डे अलग लेंगे। ये चीज होती है। नहीं, अगर मैं कह दूं, मान लो सपोज आप अल्टीमेट कह दो, मैं कह रहा हूं जी अगर आपने मान लो ये कुछ भी गलत करा, आपके ऊपर ₹500 फाइन होगा। आपने गलत करा, ₹500 फाइन लग भी गया, इन दैट केस मैंने कल फाइन थोड़ी लगवाना है, आपसे कंप्लायंस भी तो करवाना है, कि अब उसको मान भी तो सही। आप कह रहे हो 500 लग तो गया, फिर तो मैं आज करूं, चाहे 10 दिन बाद करूं, चाहे 1 महीने बाद करूं, चाहे ना करूं, फाइन लग तो गया। ना ना ना, कंप्लायंस तो करना है, फिर उसके लिए डबल पेनल्टी। डबल पेनल्टी क्या? ये तो लग गई, ₹500 पर डे के हिसाब से लगेगी। अब उसका मोटिव क्या है? कंप्लायंस जल्दी कर, जितना लेट करेगा ये पेनल्टी भी लगेगी। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी? ये पर डे पे मैक्सिमम। 1 लाख इज फिक्स, 1 लाख इज फिक्स। कॉन्टिन्यूइंग के केस में पर डे ₹500, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख, जो कहां तक जा सकती है, 10 लाख। और यही एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन, अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक्ट करती है थ्रू इट्स ह्यूमन एजेंसी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। गलत तो इन्होंने करा होगा, पढ़िए, shall be liable to a penalty of rupees one time, कितनी पेनल्टी? कॉन्टिन्यूइंग के केस में 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, ये लैंग्वेज फिक्स है। अक्सर अक्सर तुम पेनल्टी पढ़ोगे ना, मैक्सिमम केस में आपको ये मिलेगा। मैं कहता हूँ इतना पैराग्राफ पढ़ने की बजाय एक बार पढ़ लिया ना, अगली बार सीधा सर कंपनी में वन टाइम 1 लाख है जी, और कॉन्टिन्यूइंग फेलियर ₹500 पर डे से लेके सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख, ऑफिसर के ऊपर 25,000 वन टाइम है, और ₹100 पर डे से लेके 2 लाख। इसको इतना ही याद करना, इतना ही याद करना है। और इसकी लैंग्वेज चलती भी ऐसी है, समझे पॉइंट? अब पॉइंट ये था, आपने अगर कोई भी रिक्वायरमेंट तोड़ी, कहता ये पेनल्टी लगेगी कब? मैंने लिखा तो है, इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब 124 में कितनी सारे ड्यूटीज कंपनी के ऊपर लगाई गई हैं, इनमें से कुछ भी अगर ब्रीच करा, कुछ भी, तुम्हारे पे ये पेनल्टी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। दिस इज सेक्शन 124 रिगार्डिंग द अनपेड डिविडेंड। वन थिंग टू बी नोटिस, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आपको पेमेंट के लिए जो डेज बताए गए, कितने बताए गए, 30 डेज। 30 डेज की प्रोविजन, 30 डेज की जो लॉ है, 124 ने नहीं बताया। 30 डेज का जो लॉ है वो कौन बता रहा है, 127। यहां तो इसको यूज किया गया है 30 डेज। मैंडेट कौन करता है कि 30 दिन टाइम है, 30 दिन के अंदर आपको ये पे करना पड़ेगा, सेक्शन 127, जो आगे पढ़ोगे। फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट चेक कर, 127 में लिखा होगा वर्ड फेलियर टू। उसने बताया है कि 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको पे आउट करना होता है। यहां तो 30 डेज यूज किया गया है, वही वाला। कहीं आप कहते सर 124 डेज, 124 तो बात ही किसकी करता है, वन सॉरी किसकी बात करता है, मैं तो अनपेड की बात करता हूं। तुम पूछ रहे हो पे करने पे कौन बात करता है, सर वो 127 है जी, जो आपको बताएगा कि 30 दिन के अंदर डिविडेंड आपका पे हो जाना चाहिए। नौ, आपने यहाँ पे एक फंड की बात करी, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड, सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये क्या कंपनीज एक्ट 2013 में ही देखने को मिला, या पहले भी कोई ऐसी मतलब अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन या एक फंड हुआ करता था? बिल्कुल, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ये 2013 के अकॉर्डिंग थोड़ी बना है, पुराने एक्ट में भी था, ये महकमा पहले भी था, पहले भी गवर्नमेंट अथॉरिटी थी। हाँ, बस नाम नूम चेंज हो जाते हैं, सेक्शन चेंज हो जाते हैं, पावर चेंज हो जाती है, कि वो पुराने के अकॉर्डिंग था, ये नए के अकॉर्डिंग है। पढ़िए,
एस्टेब्लिशमेंट पढ़ो जी। सेक्शन 125 एम्पावर्स Central government established the Investor Education and Protection Fund referred to as थोड़ा लाउडली, रेफर टू एज द फंड। नाउ अब इस फंड में मेन चीज जो पढ़ने वाली है सर, व्हाट आर द क्रेडिट्स टू द फंड। इस अकाउंट में पैसा आएगा कहां कहां से। ये सरकारी खाता जो आपने बोला, ये फंड, इस अकाउंट में क्रेडिट्स कौन कौन से होंगे, पैसा कहां कहां से आएगा। पढ़िए पहला, अमाउंट इन द, यस प्लीज, amount in the Investor Education and Protection Fund 205C of the company 205C ऑफ द किसका, कंपनीज एक्ट 1956। यहीं से बात आ गई कि सर ये कोई नया वो नहीं है, पहले भी था, पुराने वाले में भी था। हाँ बस ये है कि वो पुराने वाला चलता था 205C के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन क्या बन गया इसका, 125। 2013 वाले में क्या बन गया, 125। पहले तो उसको क्लोज करो, नया खाता खुलवाओ, उधर का क्लोजिंग बैलेंस, इधर का ओपनिंग बैलेंस, इधर टेकअप कर लो। आगे, अमाउंट इन द, यस प्लीज, किसमें, डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफर टू द फंड, बट ये भी पीछे वाला जो पीछे आपने पढ़ा, जितना भी डिविडेंड रिमेनिंग क्या होगा, अनपेड, अनपेड फॉर 7 years। अल्टीमेट एक तो वो पैसे यहां पे आएंगे। व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट्स टू द फंड, पहले तो ये बताओ, क्रेडिट्स टू द फंड का मतलब क्या है। इस फंड में पैसा कौन कौन सा आएगा, कहां कहां से आएगा, दैट इज, क्योंकि अकाउंट की नेचर ही दो है, क्रेडिट्स और डेबिट्स। अब यहां पे पूछ रहा हूं कि इस अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक में तो पैसा आना क्रेडिट्स, जाना डेबिट्स। सेम चीज यहां पूछ रहा हूं भाई, क्रेडिट्स कौन कौन से होंगे, इसमें पैसा आएगा कहां से। क्योंकि अगर ये ध्यान से पड़ेगा, पैसा आएगा तभी तो मैं आगे किसकी बात करूंगा, यूटिलाइजेशन, कि पैसा जाएगा कहां कहां। फिक्स है, फिक्स है, आना भी और जाना, हर चीज कंट्रोल्ड है, नहीं तो फिर यही मैनिपुलेट कर देंगे, इतना पैसा खा जाएंगे। पढ़िए, सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी, एक तो कहते हैं सर आपने अभी अनपेड पढ़ाया कि अनपेड रिमेनिंग 7 years के लिए अगर होगा, वो सारा पैसा आप लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पे, इस अकाउंट में। दूसरा, ऐसे ही यहां तक वर्ड C, D, E और F, एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस, सब पे रूल सेम। जितना पैसा बिकमिंग रिफंडेबल था, ड्यू फॉर रिफंड था, एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर क्या है, मैं कह रहा हूं डिपॉजिट कब के मैच्योर हो गए, बंदा पैसे लेने नहीं आया, डिबेंचर कब के मैच्योर हो गए, पैसे लेने नहीं आया, प्रेफरेंस कब की रिडीम होगी, पैसे लेने नहीं आया, एप्लीकेशन मनी सिलेक्ट हुई नहीं, तुम्हारी एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई नहीं, एप्लीकेशन मनी क्या करनी पड़ती है वापस, पता ही नहीं। सब चीजें रिमेनिंग अनपेड फॉर अलोंग विद इंटरेस्ट, बेसिक पॉइंट, वो सारा पैसा इन अकाउंट में ही, क्योंकि देख जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, आप नहीं रख पाओगे, आप नहीं रख पाओगे, आप अल्टीमेट वो सारा पैसा किसको दे दो, हमें दे दो, हम जनहित में लगा देंगे, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन में, अवेयरनेस में, वहां लगा देंगे, तुमने नहीं रखना। पढ़िए आगे सर, नेक्स्ट इज, बाकी ग्रांट्स बाय द किसके द्वारा, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सरकारी फंड है, सरकार भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करती होगी लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट, डोनेशन बाय किसके द्वारा, CG, SG, कंपनीज और एनी, इवन कंपनीज भी कर सकती हैं। कोई डोनेट करना चाहता है, ये तो खुला अकाउंट है, जितना मर्जी डोनेट करो, दिल खोल के करो, हमें क्या दिक्कत है। ये सारे पैसे हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि आएंगे तभी तो खर्च करेंगे, तभी तो आगे जाएंगे, आने पे कोई पाबंदी नहीं। आप एक चीज समझो ना, गवर्नमेंट वाले जितने अकाउंट्स होते हैं, आने पे कोई पाबंदी नहीं है, जितना मर्जी पैसा लेकर आओ, इन पे कंट्रोल किस पे करना पड़ता है, जान, जहां से सारी करप्शन एंड ऑल चलती है, खर्चा पानी है जितना, क्यों, खाते से पैसा बाहर आएगा नहीं, खाएंगे कहां से। तभी तो कोई ना कोई किसी ना किसी नाम से इन्होंने खर्चे खड़े रखने, हम ये कर रहे हैं जी, सरकार ये पॉलिसी लेके, ये सरकार ये कर रही है, फलाना कर रही है, कारण अकाउंट से पैसा बाहर नहीं आएगा तो अपना सिस्टम कैसे चलाएंगे। फिर इसकी यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन इन्होंने क्या कर दी, फिक्स, ओनली दीज 8, कि सर पर्टिकुलरली ये 7 पॉइंट्स हैं, यूटिलाइजेशन मतलब 7 पॉइंट्स, इन 7 के नेम से जहां मर्जी पैसा ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, 8वां नहीं होगा।
कोई और मैटर नहीं होगा, सिर्फ 7। अब सुन, पहले तो क्रेडिट्स पूरे करें। इधर आ। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड ऑन, किसके ऊपर? फ्रॉम, मेड फ्रॉम। अब सरकार अपने पास भी संभाल के क्या करेगी? उसी अकाउंट में रख के भी क्या करेगी? आगे इन्वेस्ट कर दो, दो पैसे तुम कमा लो। तो वो भी तो अपने आप में, हाँ, बट वो तुम्हारे उसी फंड का क्या है? पार्ट। अब कितना करोड़ों रुपए पर्टिकुलरली इस अकाउंट में होगा, सरकार उस पैसे को रख के कर क्या रही है? इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करोगे, उसके ऊपर भी क्या मिलेगी? इनकम। और वो भी तो तुम्हारी है, वो भी तो उसी फंड का हिस्सा है। आगे, सेल प्रोसीड्स ऑफ, हाँ जी। fractional shares arising out of issue of bonus shares, merger and amalgamation एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर, अनपेड फॉर, इनका रूल इज वेरी क्लियर, रिमेनिंग अनपेड फॉर। अब आपने कुछ सेल प्रोसीड्स होंगी फ्रैक्शनल शेयर्स की। पहली बात तो शेयर्स फ्रैक्शन में जाते नहीं ना, कई बार स्वैप रेशो क्या हो जाती है अलग। आप इवन नंबर को ओड नंबर से डिवाइड करोगे, इवन नंबर को ओड नंबर से डिवाइड करोगे, सेटल ही नहीं होगा, फ्रैक्शन में जाएगा ही जाएगा। फिर वो क्या करते हैं, पूरे पूरे शेयर्स दे देते हैं, बाकी जो फ्रैक्शन है ना वो कैश में सेटल होती है, सेटल ही नहीं हुई, रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 years। वो वाला पैसा भी सारा का सारा उठा के कहाँ जाएगा? आईपीएफ। एंड सच अदर अमाउंट एज में बी। अब हर जगह वर्ड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है सर? रूल्स। पहले क्या होता था, ये प्रिस्क्राइब नहीं था, बात यहीं तक सीमित थी, प्रिस्क्राइब ही नहीं था। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले पर्टिकुलरली, इसके लिए प्रॉपर क्या बना दिए गए? रूल्स, कि हम बताएंगे जी और कौन कौन सी अमाउंट इस अकाउंट के अंदर क्या होगी? ट्रांसफर। सो जस्ट वंस रीडिंग एक बार, काफी तो सेम से मिलेंगी जो ऊपर आपने पढ़ी है, हाँ, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले, कि अगर आपके पास आ जाए ना क्रेडिट्स टू द फंड क्या होंगे, ऊपर वाला तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। जिनमें से पहला तो ओपनिंग बैलेंस है यार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर कौन सा आपका? वो तेरे रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 years। कौन कौन से? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एप्लीकेशन मनी, और डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस, इनके रिलेटेड जो पैसा होगा। क्लियर? उसके बाद दो आए ग्रांट्स और डोनेशंस, और उसके बाद क्या आई? इनकम रिसीव, जो भी आपने कमाई होगी इन्वेस्टमेंट से, और सेल प्रोसीड्स ऑफ द फ्रैक्शनल शेयर्स। हो गई याद? कि इसका सिस्टम है ना याद करने का भी एक। आगे सर पढ़िए, देयर शैल बी क्रेडिटेड टू द फंड, हाँ जी। following amounts, namely नंबर 1, all amounts payable as mentioned in clause A to N of subsection 2 of section 125 of the Act. 125 जो आपका सेक्शन है ना, अगर एक्ट ओपन करें, एक्ट के 125 सब सेक्शन 2 में क्लॉज ए से लेके एन तक अमाउंट्स गिवन है, कि ये पैसा तरह तरह का अलग अलग। नो नीड, कोई नीड नहीं कि उतनी सच डिटेल लेंथ तक जाओ जी, ओ कौन कौन सा पैसा, आज तक नहीं कभी आया। उल्टा जिसको भी पर्टिकुलर देखना पड़ता है वो खुद बुक को ओपन करके देखता है, अच्छा ये पैसा उसमें फॉल करता है या नहीं। इतने क्लोजेस कौन करेगा? कोई भी नहीं। हाँ, लिखने में सर 125 सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए से लेके एन तक जो अमाउंट है ना, वो भी आपके आईपीएफ में क्या होती है? ट्रांसफर। नंबर 2, ऑल द शेयर्स इन अकॉर्डेंस विथ। Section 6 of section अब ये कौन है? ये कौन है? सेक्शन कौन सा लिखा हुआ है? 124 में शेयर कहाँ ट्रांसफर करे थे? जो रिमेनिंग अनपेड थे 7 consecutive years, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। ये कौन से शेयर्स हैं? ये पीछे अभी जो अपन ट्रांसफर नहीं करके आए, ये वाले। ये कौन सा सेक्शन है? 124 सब सेक्शन, इन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। इसी ने खुद तो शेयर्स कहाँ भेजे थे? फंड में। कौन सा फंड? ये जो 125 में मेंटेन कर रहा हूँ सर, ये वही तो है। पढ़िए, ऑल द, यस प्लीज। all the resultant benefits arising out of shares held by the authority under अच्छा, clause ऊपर थे, जब शेयर्स तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो गए तो कल को रिजल्टिंग बेनिफिट भी किसके नाम पे जाएंगे? आपके फंड के नाम पे। व्हाट डू मीन बाय रिजल्टिंग बेनिफिट्स? सर शेयर्स के कारण जो मिलेगा, लाइक लाइक और व्हाट आर द रिजल्टिंग बेनिफिट्स ऑन द इक्विटी शेयर्स? डिविडेंड और बोनस और राइट इशू।
तो ये सारा कुछ भी किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। मेरे मालिक, जब आप मालिक तो बन गए, आपके नाम पे तो शेयर ट्रांसफर कर दिए, तो कल को इन शेयर्स पे जो भी ड्यू होगा वो भी किसका होगा? आपका होगा। कोई मान लो बोनस निकलेगा, राइट इशू होगा, डिविडेंड होगा, कुछ भी होगा, आपका होगा। कहते नहीं, फिर भी लिख देना कि रिजल्टिंग बेनिफिट भी किसके होंगे? फंड के होंगे, क्योंकि जब शेयर्स ही किसके नाम पे ट्रांसफर हो गए? फंड के नाम पे। पढ़िए, एंड ऑल द ग्रांट्स, फीस एंड चार्जेस, received by the authority under this law. हम्म, ऑल सम्स, Received by the authority from such other sources as may be decided. बाकी टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ डिसाइड करेगी, ये होते हैं फ्यूचर क्लॉज। लॉ में पहले लिख के रख दी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पता क्या करना है? कल को बस मेंशन करना है कि ये अमाउंट भी जाएगी आईपीएफ में, वो इसमें आ गया। ऑल सम रिसीव बाय द अथॉरिटी फ्रॉम सच अदर सोर्सेस। सच किसी का कोई नाम ही नहीं, जो कि क्या किया जाएगा? डिसाइड किसके द्वारा? आप जिस दिन करेगी तब देखेंगे। ये होते हैं फ्यूचर प्रोविजंस। आगे, ऑल इनकम अर्नड बाय द, जिस भी साल में जो तुम इनकम कमाओगे, और रोजमर्रा में कुछ तो काम करोगे, जितनी इनकम तुम कमाओगे, जैसे कोई मान लो अप्लाई करने आ गया, फॉर्म की फीस एंड ऑल, छोटे मोटे चार्जेस वगैरह तो आपके भी तो होंगे। सरकारी महकमे हैं, बिल्कुल फ्री में काम थोड़ी कर रहे हैं, माड़ी मोटी फीस तो वो भी चार्ज कर रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कह लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पर्ची तो वो भी लेते हैं, चाहे 10 रुपए की लेते हैं, चाहे 20 रुपए की लेते हैं, चार्जेस तो उनके भी हैं। वो उनकी किसका पार्ट है? इनकम का पार्ट है। आगे, ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय द अथॉरिटी, हाँ जी, In accordance with provision of subsection 9 of हम्म, section 90 of the Act. and all the resultant benefits arising out of such shares without any। इस पे मैं जस्ट हल्का सा वर्ड बता रहा हूं, लिख साइड पे, एसबीओ। सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 जो होता है वो किस चीज का होता है जी? एसबीओ। एसबीओ कौन होते हैं? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स। क्लियर? हल्का सा जस्ट एक वर्ड, क्योंकि ये चैप्टर 7 का कंटेंट है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स। और इसमें भी सेम कंसेप्ट है, जैसे अपन ने शेयर्स अभी ट्रांसफर नहीं करवाए, जो 124(6) में करवाए, क्यों करवाए? सर गुमनाम है, कोई पर्सन सामने आ ही नहीं रहा, 7 साल लगातार हो गए। सेम केस यहां पे, सेक्शन 90 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? एसबीओस, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। अगर कोई पर्सन मेरी कंपनी का एसबीओ है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर है, शेयर्स काफी अच्छे खासे होल्ड करता है, लॉ के मुताबिक, सेक्शन 90 के मुताबिक उसकी ड्यूटी होती है अपने आप को डिस्क्लोज करना। क्योंकि आप मुझे डिस्क्लोज करोगे कि आप कंपनी के एसबीओ हो, मैं आपका रजिस्टर मेंटेन करूंगा, कौन कौन लोग एसबीओ हैं, मैंने आरओसी को रिटर्न भी फाइल करनी होती है कि ये मेरी कंपनी के एसबीओ हैं। बथेरे रिमाइंडर दे दिए, ये फिर नहीं डिस्क्लोज कर रहा, ये सामने फिर नहीं आ रहा मेरे लिए। अगर वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा, गुमनाम है। और फिर वही बात, जिसका कोई नहीं उसकी अल्लाह कहता हमें दे दो। इवन उसके रिजल्टिंग कल को जो भी उन शेयर्स पे मिलेगा वो मेरा होगा। इस फंड में दो पॉइंट हैं जहां पे इनको क्या मिलेंगे? शेयर्स। पहला 124(6) जो भी ऊपर बढ़कर आए अनपेड के मामले में, और दूसरा 90 सबसेक्शन 9 एसबीओ। इसका तो भी बहुत डिटेल कंसेप्ट पढ़ा है, तो चैप्टर 7 में जाओगे सेक्शन 90 आएगा, उसमें ये सारी कहानी चलेगी। पर मैं हल्का सा लॉजिक दे रहा हूं याद रखने के लिए। अगर कोई पर्सन आपकी कंपनी का कौन होता है? एसबीओ, उसको अपनी आइडेंटिटी क्या करनी है? डिस्क्लोज, कि मैं तुम्हारी कंपनी का मेजर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मेजर बेनिफिशियल ओनर। और अगर वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, इवन आफ्टर गिविंग द रिमाइंडर्स, नोटिस, वो डिस्क्लोज नहीं करता, अल्टीमेटली सरकार ने क्या कहा? नहीं करता, इसके सारे शेयर उठा मेरे नाम पे क्या कर दे? ट्रांसफर। क्लियर? और वो भी विदाउट एनी कोई रोक टोक नहीं। इससे पहले लगाई जाती है ना कि आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करो, नहीं तो हम आपके वोटिंग राइट बंद कर देंगे, फलाना बंद कर देंगे। कहते हैं उसका हवा पानी बंद कर दो, अपने बाहर आएगा। फिर भी नहीं आया। इन दैट केस फिर तो जी वो बिल्कुल गुमनाम है, तो शेयर्स उठा हमें दे दे। तो इस 125 में सिर्फ दो ही पॉइंट है जिनमें शेयर्स इनको मिलते हैं, बाकी सारी अमाउंट्स हैं, बाकी सारी
पहला 124(6) 90 सबसेक्शन 9 पढ़िए। और ये इतना कोई पढ़ने वाला पॉइंट नहीं है। क्या? ऑल अमाउंट्स पेबल एज मेंशन्ड इन द कहाँ पे? सबसेक्शन 3 ऑफ द कहाँ पे? सेक्शन 10B ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्ट फलाना फलाना दिस। उन एक्ट में कोई डिटेल में नहीं जाना, कुछ नहीं। सिंपल वर्ड, इन एक्ट के फलाने फलाने सेक्शन में अगर लिखा होगा कि ये पैसा कहाँ जाएगा, आईपीएफ में, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि हाँ सर वो वाले पैसे भी मेरे यहाँ पे आएंगे। एंड ऑल अदर सम ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द, बाकी जो भी पैसा इस एक्ट के अधीन एज एनविसेज्ड इन द, इस एक्ट के मुताबिक जहां भी कोई पैसा ये अथॉरिटी क्या करेगी? कलेक्ट करेगी, लॉफुली कलेक्ट करेगी, वो सारा पैसा इस फंड का क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा, इस फंड में जाएगा। नाउ इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनीज, हाँ जी, due unpaid or unclaimed interest shall be transferred to the fund along with the transfer of the matured amount of such वो तो कॉमन सेंस पढ़ चुके थे कि अगर मान लो कोई आपकी अनपेड अमाउंट थी, मैच्योर हो चुकी, तो सर आपने कल प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट साथ में क्या करना है? ट्रांसफर करना है। सो दीज आर द क्रेडिट्स जिनमें पढ़कर आपको पता लग चुका नीचे वाले या तो रेपिटेटिव है या किसी फलाने एक्ट में लेके जा रहे हैं। हमारे लिए मेन काम के कौन से हैं? कहा तो है, जब पर्टिकुलर्स ये गिवन नहीं थे, प्रेस्क्राइब नहीं थे, तब इतने ही पॉइंट थे। अब लॉ ने उसको थोड़ा और डिटेल में डाल दिया। बट अगर प्रैक्टिकली पूछो, हमें भी याद नहीं होते, इतने सारे क्लॉज हैं यार, कौन याद रखेगा? जब कभी करवाना पड़ता है, लिस्ट खोल लेते हैं, देख लेते हैं कि ये वाली अमाउंट फॉल करती है या नहीं। That is. अब आती है बात मेन पढ़ने वाली, व्हाट आर द यूटिलाइजेशन। सर इस फंड में से पैसा जाएगा कहां कहां, ये मेन है। पढ़ सर, पहली बात, पहला तो जी जिस नाम से आए थे उसी नाम से जाएंगे। आपने कहा था अनपेड डिविडेंड के नाम से, आपने कहा था एप्लीकेशन मनी के नाम से, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। जिस जिस नाम से आए थे, साइलेंट करो बच्चे, जिस जिस नाम से आए थे उसी उसी नाम से आगे क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, वापस होंगे। पढ़िए पॉइंट, रिफंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ जी, unclaimed dividends, mature deposits, mature debentures, application money due for refund. बिल्कुल सर, जिस नाम से आए थे उसी नाम से लौटा देंगे। पर अगला मेरे पास आए, मैं घर घर जाके थोड़ी देके आऊंगा, अप्लाई करे और लिस्टें मेरे पास पड़ी हैं, कंपनियों ने दी होंगी, जिसका पैसा जितना बनता होगा मेरे से ले ले। नंबर टू, नंबर 2, 3, 4, तीनों पॉइंट देख इन्वेस्टर्स के लिए। पहला प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस, दूसरा एजुकेटिंग, तीसरा प्रोटेक्शन, जो हमारे फंड का काम है। नाम ही क्या, नाम ही क्या, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड, तो जिस नाम से इकट्ठे करें भाई उसी नाम से लगा देंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड, हाँ जी। अब ये सीन क्या होता है, अगर लेट इट बी पर्टिकुलरली मान लो कोई अमाउंट जैसे इन्वेस्टर्स के साथ गलत किया गया, कोई कंपनी आई ठगी करके चली गई। डिसगॉस्ड का मतलब होता है अनएथिकल, कि कंपनी ने अनएथिकली कोई अमाउंट तुमसे रिसीव करी जिसके कारण तुम लोगों का क्या हुआ, और नेचुरली कोई एक आधे का नहीं, मास स्केल काफी लोगों का। सर चिंता ना करिए, सरकारी फंड में से आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, दैट इज वो अमाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉस्ड, डिसगॉस्ड का मतलब क्या होता है? अनएथिकल, कि जो कंपनी ने अनएथिकली अमाउंट आपसे छीनी होगी, ली होगी, धक्के से ऑब्टेन करी होगी, और जिस कारण तुम लोगों का क्या हुआ होगा, सर डोंट वरी, आईईपीएफ में से आपको क्लेम करवा देंगे। नाउ रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, हाँ जी, of section 37 अंडर सेक्शन 37 एंड 245। और ये जब जब लोगों का, मैक्सिमम लोगों का नुकसान होता है ना इकट्ठा ही, फिर आप सारे अलग अलग केस फाइल थोड़ी करोगे, तो आप एक काम करो ना, सारे मिलकर एक केस फाइल कर दो। और वैसे भी तुम सारे बिलोंग किससे करते हो? एक ही क्लास से। दैट काइंड ऑफ सूट आर कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट, दैट आर कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट मीन्स जब पूरी क्लास मिलकर कंपनी पे केस फाइल करती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। और लॉ में भी दो हैं,
एक 37 अपने सिलेबस का पार्ट है। जब कंपनी गलत मिसलीड करते हो, तुमसे ठगी करती है, पैसा इकट्ठा करती है कैपिटल का नाम का, बाद में कुछ नहीं देती, फिर ऐसा है ना, इतने लोग बैठे हैं, मान लो अपन 30 लोग बैठे हैं, 30 केस थोड़ी करेंगे। अगर वजनदार चीज बनानी है क्या करो, एक ही करो, सारे मिलके करो, समझे। और उसका फायदा एक और है, जितना तेरा लीगल खर्चा होगा केस फाइल करने का, क्लास एक्शन सूट्स में जितना तेरा लीगल एक्सपेंस हुआ होगा, उल्टा कोर्ट तुम्हें मुआवजा दिलवाएगी। किसका? जितना ये लीगल खर्चा हुआ है, सारा का सारा आईईपीएफ में से क्या करवाया जाएगा, रीइंबर्स। खर्चा पानी भी नहीं होगा। नहीं, अपने करो, पर्सनल केस करो, 30 जने, सबके अलग अलग फीस लगेगी, इतना खर्चा क्यों कर लो? हुआ तो सबके साथ ही गलत है, मिलके इकट्ठा कर लो, एक जना ही केस कर लो, दैट इज। और उल्टा खर्चा भी नहीं पड़ेगा। केस अगर जीत गए, कंपनी गलत प्रूव हुई, सारा का सारा खर्चा कोर्ट कहां से दिलवाएगी, आईपीएफ में से। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट, हाँ, बट रीइंबर्समेंट है, पहले खर्चा तुम्हें करना पड़ेगा। केस जीत गए, कल्ला कल्ला पैसा तुम्हारा क्या करवाएंगे, वापस करवाएंगे। एंड एनी अदर क्या है? कोई भी एनी अदर पर्पस। एक बात बताओ, वर्ड इज लिटिल बिट सही। एनी अदर पर्पस और एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस, दोनों लाइंस में क्या फर्क है, बताओ। अगर वर्ड मैं ये कट कर दूं, इंसिडेंटल ना हो, व्हाट इट मीन्स, किसी भी पर्पस के लिए। बट मैंने किसी भी नहीं कहा, वर्ड क्या बोला, इंसिडेंटल का मतलब क्या है, रिलेटेड। कि सर इनसे मिलते जुलते अगर आप कोई भी काम करोगे, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी काम करोगे, अलाउड है, हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है, आप अल्टीमेट वो एक्सपेंडिचर्स मेट कर सकते हो। ऐसा ना, हर चीज थोड़ी क्लियरली लिख देंगे, कोई चीज रह भी जाती है, फिर तुमको सर ये पैसे नहीं मिलेंगे या ये मिलेंगे। मैंने क्या बोला, पहले 6 क्लॉज सुन, पहले 6 क्लॉज स्पेसिफिक है, हर एक में वजह दी हुई है। 7वें नंबर में वजह नहीं है, 7वें नंबर में क्या है, इन 6 को पूरा करने के लिए अगर तुझे कुछ और भी करना पड़े रिलेटेड, कर लो, हमारी ओर से फंड में से पैसे मिलेंगे। सो दीज आर द क्रेडिट्स एंड यूटिलाइजेशन फ्रॉम द फंड। अब छोटा सा पॉइंट, क्लेम फ्रॉम द फंड। कोई पर्सन कल को कहे ये तो पैसे मेरे हैं, ले ले, फिर हमने कब मना करा, अप्लाई कर, हमारे पास आ जा, ले ले। एनी पर्सन हु क्लेम्स टू बी एंटाइटल, Any amount transferred to the fund may apply to the authority for the payment of the एंड लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड। अब सर ये इतने मतलब जो पैसे हैं, कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा होगा, फंड है पर्टिकुलरली, कोई तो एडमिनिस्टर कर रहा होगा, कोई इनकी कमेटी, कोई बॉडी कुछ तो होगी। कहते हैं हाँ बिल्कुल है, सीजी शेल कॉन्स्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन एंड अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट, ये सारा कुछ संभालना, करना, मैनेज करना, में कंसिस्टिंग ऑफ, हाँ जी, एक चेयरपर्सन होगा, सच अदर मेंबर, हाँ जी, not exceeding 7 एंड एक कौन होगा, सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव। ये लोग होंगे जो इस फंड को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। क्लियर पॉइंट। अब कल वाले पॉइंट में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स, सिंपल सा कंटेंट है। मेन मुझे कल आपको करवाना है डिविडेंड 126, 127, और अगर सही रहा तो रेवोकेशन तक भी अपन जा सकते हैं। मेरे मुताबिक इस पे अपने 2 लेक्चर लगेंगे, दो बेयर मिनिमम, दो बेयर मिनिमम। अगर मैंने 3 लिए, उसका कारण होगा, स्कैनर आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा यहां पे, कि मेरे सामने ही मॉड्यूल और स्कैनर के क्वेश्चंस भी क्या करो, सॉल्व करो। बट कोशिश करेंगे, 2 में तो कंटेंट पैक्ड है, 2 में तो अपन करेंगे करेंगे, तीसरे वाले पे अपन चॉइस की प्रैक्टिस यहीं बैठकर आप करो, क्वेश्चन एक बार समझो क्या पूछ रहे, और बहुत सारी चीजें नई भी मिलती हैं, दैट इज क्लियर। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।